एक चीज समझो, यहाँ जो लिखा गया है फ्रांसीसी क्रांति, एक बात तुमको ध्यान में आया होगा कि फ्रांसीसी लिखा हुआ है, इसका मतलब फ्रांस देश में, और क्रांति का मतलब तुमको जानवे करता है। देखो दो वर्ड होता है, एक वर्ड होता है आंदोलन और एक वर्ड होता है क्रांति। देखो आंदोलन जो होता है, यदि हम कोई भी चीज सरकार से मांग करते हैं और वह मांग छोटा सा क्षेत्र में करते हैं तो उसको आंदोलन कहते हैं, और यदि वही मांग धीरे धीरे पूरे देश में होने लगता है तो उसी को क्या बोलते हैं, क्रांति कहते हैं। अब एक चीज देखो कि यहाँ फ्रांसीसी क्रांति की लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये समझ लो कि कोई आंदोलन होगा, वह आंदोलन धीरे धीरे क्रांति का क्या ले लिया है, रूप ले लिया है, और वह क्रांति पूरे देश में हो गया होगा। अब देखो कि ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, इस फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस के जो राजा थे वो अलग राजा था, लेकिन देखो वहां पे एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था लुई। क्या नाम था उसका, लुई। होता क्या था कि सबसे पहले देखो कि थोड़ा सा ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुआ, वह तो राजा उस समय, फ्रांस के राजा उस समय लुई 16वां था, लुई 16वां था। लेकिन देखो लुई 16वां से पहले भी वहां पर फ्रांस में बहुत ज्यादा करप्शन होता था, भ्रष्टाचार था, और राजा जितने भी आए सब राजा वंशवाद था, यानी कि उसका बेटा अगला राजा बनेगा, उसका बेटा अगला राजा बनेगा, उसका बेटा अगला राजा बनेगा, जिसके वजह से वंशानुगत को लेकर के, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, निरंकुशतावाद, यानी कि निरंकुश, राजा निरंकुश होने लगा। देखो राजा निरंकुश तब होता है जब वंशवाद होता है, यानी कि वंशवाद का मतलब एक ही फंडा समझ लो कि यह राजा जो है वह जनता का बात नहीं मानता है। देखो लुई 16वां से पहले वहाँ के राजा जो रह चुके होंगे उसका नाम लुई 15वां था, उससे जो पहले राजा रह चुके होंगे उसका नाम लुई 14वां था, लुई 14वां से पहले जो राजा रह चुके होंगे उसका नाम लुई 13वां था। सबसे पहले देखो कि थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं लुई 16वां से पहले। देखो लेकिन फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ वह लुई 16वां के समय में ही हुआ। देखो एक राजा था फ्रांस का लुई 16वां से पहले, यानी कि लुई 15वां से भी पहले, जिसका नाम था लुई 14वां। क्या नाम था, लुई 14वां। देखो ये जितने भी लुई 14वां राजा है, और जो भी राजा हुआ करता था, ये प्रजा को, जनता को कहता था कि देखिए कि हम राजा नहीं है, हम जो है भगवान के प्रतिनिधि हैं, यानी कि हमको भगवान भेजा है, हम जो बोल रहे हैं समझ लेना कि भगवान बोल रहा है। अब देखो जिसके वजह से यह ज्यादा से ज्यादा जुल्म करता था किस पे, प्रजा पर। और देखो कि लुई 14वां जो है इसका एक स्टेटमेंट है और जबरदस्त कथन है, स्टेटमेंट में है, वो कहता था कि मैं ही राज हूं, मैं ही राज्य हूं, राज हूं, और मेरी इच्छा ही कानून है, मेरी इच्छा ही कानून है। देखो यानी कि लुई 14वां जो है ये कथन कहा कि मैं ही राज हूं और मेरी इच्छा ही क्या है, कानून है, यानी कि मैं हूं तब राज है, और मेरा जो इच्छा करेगा, मेरा जो मन करेगा, हम जो बोलेंगे वही क्या बन जाएगा, इस देश में कानून बन जाएगा। अब देखो कि लुई 14वां जो शासन में आया, यानी कि फ्रांस में शासन में बैठा, यह 1643 ईस्वी में बैठा। 1600 कितना ईस्वी में, 43, और यह 1643 ईस्वी में फ्रांस की सत्ता पर बैठा, यानी कि राजगद्दी पर बैठा, और यह राजगद्दी पर 1715 ईस्वी तक रहा। कितना तक रहा, यानी कि राजगद्दी पर बैठा कब, 1743 ईस्वी में, यानी कि 1643 में, और रहा कब तक, 1715 तक। अब देखो 1715 में इसकी राजगद्दी खत्म होने के बाद, इनके मर जाने के बाद, अगला जो फ्रांस का राजा बना उसका नाम था लुई 15वां। क्या नाम था उसका, लुई 15वां। देखो लुई 14वां चले जाने के बाद कौन राजा बना, लुई 15वां, और यह राजा बना 1715 ईस्वी। यह राजा कब बना, 1715, यानी कि लुई 14वां के जाने के बाद लुई 15वां क्या बना, राजा 1715 में, और यह राजा रहा 1774 ईस्वी तक। कितना तक रहा, 1715 में बना और 1774 तक रहा। इसका भी एक स्टेटमेंट है। ये भी जब राजा रहा, राजा रहने के बाद क्या किया कि बहुत ज्यादा पैसा का दुरुपयोग किया, यानी कि जितना पैसा हुआ अयासी क्या कर दिया, खराब कर दिया। और हुआ क्या कि ये भी एक स्टेटमेंट दिया था कि जब मैं मर जाऊंगा तो फ्रांस बर्बाद हो जाएगा। कि क्या कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो फ्रांस बर्बाद हो जाएगा, यानी कि फ्रांस में यानी कि एक बात समझ लो कि ये जो फ्रांस है, फ्रांस पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाएगा, और बर्बाद होने का एक ही जरिया है, आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी फ्रांस की। यानी कि देखो कि ये अपना भोग विलास में जितना भी
पैसा था सब पैसा को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। और ये राजगद्दी पर कब तक बैठा, 1774 में। अब देखो 1774 में इनके मरने के बाद जो फ्रांस के अगला राजा बनेगा उसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था उसका, लुई 16वां। देखो सबसे पहले जो राजा था उससे पहले लुई कौन था, 14वां था। वो क्या कहा कि मैं ही राज हूँ और मेरी इच्छा ही क्या है, कानून है। और यह राजा कब बना, 1643 से कब तक रहा, 1700 यानी कि 1715 तक। और देखो उसके बाद अगला राजा जो बना 1715 में, उसका नाम लुई 15वां था। और कब तक रहा, 1774 था। और इसका स्टेटमेंट है कि जब मैं मर जाऊंगा तो फ्रांस बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद देखो कि 1774 ईस्वी में फ्रांस का एक और राजा बना जिसका नाम था लुई 16वां। इसका क्या नाम है, लुई 16वां। ये राजा बना 1774 ईस्वी में। देखो जब ये लुई 16वां राजा बना फ्रांस का, जब ये क्या बना, राजा बना, तब इसका उम्र ओनली फॉर 20 साल था। 20 वर्ष के उम्र में लुई 16वां जो है फ्रांस का क्या बना, राजा बना। और जैसे ही राजा बना और उम्र कम होने की वजह से इसके जो पूर्वज थे, जो राजगद्दी पर बैठा हुआ था, वह भी निरंकुश की स्थिति में था, यानी कि पूरा पैसा बर्बाद कर चुका था। और ये भी बना तो ये भी पैसा को क्या कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब देखो कि ये राजा कब बना, 1774 ईस्वी। अब देखो कि 1774 ईस्वी से यह राजा रहा 1793 ईस्वी तक। कितना से कितना तक रहा, तो सब पूछ सकता है कि लुई 16वां राजा कब से कब रहा, 1774 से 1793 तक। अब देखो धीरे धीरे घटना आगे क्या बढ़ने लगी। जब ये राजा 20 साल के उम्र में बढ़ा, यानी कि बना, बनने के बाद देखो कि इसका अय्यासी का घटना इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि झूठों से, यानी कि इसका शादी जो हुआ, यानी कि लुई 16वां का शादी हुआ, वह एस्ट्रिया की राजकुमारी, क्या नाम था उसका, एस्ट्रिया की राजकुमारी, यानी कि एस्ट्रिया के जो राजा है, राजा की बेटी से हुआ शादी। और उसका नाम था मेरी अंतोनेट। क्या नाम उसका, मेरी अंतोनेट, यानी कि उसका शादी किससे हुआ, मेरी अंतोनेट से। और मेरी अंतोनेट से जैसे ही शादी किया, शादी करने के बाद करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया। और करोड़ों रुपया जैसे ही खर्चा किया तो कहीं ना कहीं लुई 16वां के राज में, यानी कि फ्रांस का आर्थिक स्थिति क्या हुआ, बद से बदतर हो गया। और बद से जैसे बदतर हुआ, बदतर होने के बाद यहाँ के राजा क्या आ गया, सड़क पर आ गया। और देखो उसके बाद राजा ये आंदोलन होने के कारण ये भी नहीं है कि लुई 16वां ही ये फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य सूत्रधार है। यानी कि फ्रांसीसी क्रांति होने के बहुत सारे कारण है। इसका जो पूर्वज जो था लुई 14वां था, लुई 15वां था, लुई 16वां, यानी कि ये सब भी कुछ ना कुछ ऐसा खराब काम किया कि जनता इससे क्या होने लगा, उबने लगा। और उबने के बाद देखो, यानी कि ये लुई 16वां, लुई 14वां, ये लुई जो 15वां है, इसके समय भी फ्रांस के जो समाज है, फ्रांस के कौन चीज है, समाज, यानी कि समाज का मतलब जहां पे बहुत सारे क्या रहते हैं, लोग रहते हैं। ये फ्रांस के समाज को 3 पार्ट में बांटा गया था, यानी कि 3 स्टेट में बांटा गया था। एक चीज देखो, सबसे पहले ये देख लो कि यानी कि थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे, फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था वह कौन राजा के समय हुआ था, लुई 16वां के समय। लेकिन लुई 14वां जो है राजा कब बना, 1643 में। और कब तक रहा, 1715 तक। और इसका स्टेटमेंट क्या था कि मैं ही राज हूँ और मेरी इच्छा ही क्या है, कानून है। उसके बाद देखो कि लुई क्या है, 15वां है। लुई 15वां कब राजा बना, 1715 में। और रहा कब तक, 1774 तक। और ये कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो फ्रांस क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। काहे बर्बाद होगा कि तमाम जो पैसा है वो क्या कर चुका था, बर्बाद कर चुका था। और एक चीज तो लोगों को पता होगा कि देखो ये जो लुई 16वां है, लुई 16वां के समय ही, लुई 16वां के समय ही फ्रांस में एक, यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक युद्ध हुआ। उस युद्ध का नाम है सप्तवर्षीय का युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। सप्त का मतलब क्या होता है, 7, वर्षीय का मतलब वर्ष, यानी कि ये युद्ध जो है 7 वर्ष तक चला था। और ये युद्ध की शुरुआत 1756 ईस्वी में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था, 1756। और 1756 से 1763 ईस्वी तक यह युद्ध चला था। तो देखो 56 में इस युद्ध की शुरुआत हुआ था और चला कब था, 63। तो कितना वर्ष हो गया, 7 वर्ष। इसीलिए इस युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध को कौन युद्ध कहा जाता है, सप्तवर्षीय युद्ध। और इस युद्ध में, यह युद्ध जो हुआ था 2 देश के बीच हुआ था। एक देश का नाम है
यानी कि फ्रांस और दूसरा देश है इंग्लैंड। यानी कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच कौन युद्ध हुआ था? सप्तवर्षीय युद्ध। और उस युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? 1756 से 1763 तक, जिस युद्ध में इंग्लैंड की क्या हो गई थी? जीत, और फ्रांस की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। अब देखो कि कहीं ना कहीं तुम यदि युद्ध लड़ेगा और 7 साल तक युद्ध लड़ेगा तो तुम्हारा तो पैसा खर्चा होगा, मुंह देखे से तो युद्ध नहीं चलता है, यानी कि पैसा खर्चा करना पड़ता है, जिसकी वजह से फ्रांस की स्थिति क्या हो गया? खराब हो गया। और जब सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था उस समय, यानी कि फ्रांस में जो सत्ता थी, फ्रांस में कौन चीज थी? सत्ता थी, वह किसका था? लुई 15वां का था। इसीलिए लुई 15वां ने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो फ्रांस क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। कहा कि यहाँ का स्थिति क्या है? खराब हो चुका है। अब देखो तुमको पता है कि लुई 15वां के बाद अगला राजा जो बना वो कौन बना? लुई 16वां बना। और वह राजा कब बना? 1774 से कितना तक? 1793 तक। अब देखो कि यानी कि लुई 16वां का शादी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मेरी अंतोनेट से हुई। अब देखो उसके बाद अगला देखो, तुमको बताएं कि ये जो फ्रांस है, फ्रांस के समाज को 3 स्टेट में बांटा गया है। यानी कि प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। यानी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रांस के समाज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। यहाँ पे लिखेंगे कि फ्रांस की समाज को 3 स्टेट में बांटा गया है। कितने स्टेट में बांटा गया है? 3 स्टेट में बांटा गया है। देखो ये जो फ्रांस के समाज है इसको 3 स्टेट में बांटा गया है, जिसका नाम है प्रथम स्टेट, दूसरा का नाम है द्वितीय स्टेट, और तीसरा का नाम है तृतीय स्टेट। तीसरा का नाम क्या है? तृतीय स्टेट। देखो यानी कि फ्रांस के समाज को कितने भागों में बांटा गया है? 3 स्टेट में। पहला प्रथम स्टेट, दूसरा द्वितीय स्टेट और तीसरा तृतीय स्टेट। अब देखो क्या होता है कि प्रथम स्टेट में जो फ्रांस के समाज है वह पादरी वर्ग के लोग को रखा गया। कौन वर्ग के लोग को रखा गया है? पादरी वर्ग। देखो प्रथम स्टेट में किसको रखा गया है? पादरी वर्ग को। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग को रखा गया, कुलीन वर्ग। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग को, और तृतीय स्टेट में सर्वहारा वर्ग के लोग को रखा गया, सर्वहारा वर्ग के लोग को। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फ्रांस के समाज कितने स्टेट में बांटा हुआ है? 3 स्टेट में। पहला का नाम है प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग के लोग को रखा गया है, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग के लोग को रखा गया है, और तृतीय स्टेट में सर्वहारा वर्ग के लोग को रखा गया है। अब देखो पादरी वर्ग किसको कहेगा? पादरी वर्ग उस वर्ग को कहते हैं जो चर्च में पूजा पाठ करता है। जो आदमी कौन सी में पूजा पाठ करेगा? चर्च में पूजा पाठ करेगा, उसको कौन वर्ग कहेंगे? पादरी वर्ग। और जो आदमी देखो यानी कि देखो प्रथम स्टेट में किसको रखा गया है? पादरी वर्ग को। और पादरी वर्ग किसको कहेगा? जो चर्च में पूजा पाठ वाला काम करता है उसको क्या कहेंगे? पादरी वर्ग। अब देखो क्या होता है, कुलीन वर्ग में किसको रखा गया है? देखो जो राजा के सगे संबंधी है, राजा के सगे संबंधी और बड़े बड़े पति को, उद्योगपति, जिसके पास क्या हो? पैसा हो, उसको कौन वर्ग में रखा गया है? कुलीन वर्ग में। देखो प्रथम स्टेट यानी कि पादरी वर्ग में रखा गया है कि जो चर्च में पूजा पाठ करेगा उसको पादरी वर्ग में रखा गया है। कुलीन वर्ग में किसको रखा गया है? राजा के सगे संबंधी, राजा कौन जी? सगे संबंधी और बड़े बड़े उद्योगपति के। अब देखो सर्वहारा वर्ग में रखा गया है फ्रांस की मजदूर, किसान एवं आम गरीब लोग को, बात समझा कि नहीं? यानी कि ये आम गरीब लोग को कौन स्टेट में रखा गया है? सर्वहारा वर्ग में रखा गया है। तो ये बात ध्यान में आया कि यानी कि जो फ्रांस है, फ्रांस के समाज को कितने स्टेट में बांटे हैं? 3 स्टेट में। पहला प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट जो है उसको पादरी वर्ग कहा जाता है। प्रथम स्टेट में कौन वर्ग हो? पादरी वर्ग। और द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में सर्वहारा वर्ग। पादरी वर्ग जो चर्च में पूजा पाठ करने का काम करेगा उसको कौन वर्ग कहेंगे? पादरी वर्ग। और ये जो कुलीन वर्ग है जो राजा के सगे संबंधी है, राजा की कौन चीज है? सगे संबंधी और बड़े बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन जो है उसको कौन वर्ग में रखेंगे? कुलीन वर्ग में। और सर्वहारा वर्ग में जो
फ्रांस के मजदूर हैं, किसान है और आम गरीब लोग हैं, इसको कौन वर्ग में रखेंगे? सर्वहारा वर्ग में रखने का काम करेंगे। अब देखो राजा करता क्या था, जो राजा है वह राजा करता क्या था कि जो पादरी वर्ग के लोग हैं और जो कौन वर्ग के लोग हैं? कुलीन वर्ग के लोग हैं, ये दोनों वर्ग के लोग से टैक्स नहीं लेता था। टैक्स ओनली किससे लेता था? सर्वहारा वर्ग से। टैक्स किससे लेता था? सर्वहारा वर्ग से। तो कहीं ना कहीं सर्वहारा वर्ग के लोगों को दिक्कत होगी, बात समझ लो। अब देखो कि यानी कि कोई भी राजा हो, यानी कि फ्रांस में कोई भी राजा हुआ, वह पादरी वर्ग और कौन वर्ग? कुलीन वर्ग, इस सब वर्ग के लोग से टैक्स नहीं लिया, ओनली फॉर किससे लिया? सर्वहारा वर्ग से लिया। इसीलिए सर्वहारा वर्ग के लोगों को क्या हुआ? दिक्कत हुआ। और यह दिक्कत जब हुआ तो यह दिक्कत के लिए धीरे धीरे वह क्या किया? आंदोलन किया, और आंदोलन उसका कौन सी का रूप ले लिया? क्रांति हो गया। अब देखो क्रांति होने के बाद देखो क्या होता है कि क्रांति वैसे शुरू नहीं हुआ, क्रांति शुरू होने के बहुत सारे रीजन। अब देखो क्या हुआ कि सबसे पहले तो पता होगा कि यानी कि ये जो तीनों वर्ग के लोग हैं, यानी कि तीनों स्टेट हैं, सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वह तृतीय स्टेट के लोगों को ही दिक्कत होती है, यानी कि सर्वहारा वर्ग के लोगों को ही दिक्कत हुआ, और पादरी और कुलीन वर्ग के लोगों को दिक्कत नहीं हुआ। तो देखो क्या हुआ, सर्वहारा वर्ग के जो लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग यानी कि थोड़ा पता होगा, सर्वहारा वर्ग का मतलब यानी कि जो मजदूर हैं, जो किसान है और जो आम गरीब लोग हैं, उसको कौन वर्ग में रखा गया है? सर्वहारा वर्ग। यानी कि जो देखो मजदूर, किसान एवं आम गरीब लोग को कौन वर्ग में रखा गया है? सर्वहारा वर्ग में। अब देखो कि यही मजदूर, किसान और आम गरीब लोग, कुछ लोग जो है, ये सब जितने भी आदमी है सब अनपढ़ है। सब क्या है? अनपढ़। यानी कि पढ़ता वाली कौन था? पादरी वर्ग के लोग और कौन वर्ग के लोग? कुलीन वर्ग के लोग। लेकिन कुछ सर्वहारा वर्ग के लोग भी क्या करने लगा? पढ़ने लगा। और जैसे सर्वहारा वर्ग के लोग पढ़ने लगा तो धीरे धीरे सर्वहारा वर्ग से ही एक और वर्ग का उदय हो गया, जिस वर्ग का नाम है मध्यम वर्ग। इसका क्या नाम है? मध्यम वर्ग। देखो यानी कि फ्रांस के समाज में एक नया वर्ग बना, उस वर्ग का क्या नाम है? मध्यम वर्ग। यानी कि यह मध्यम वर्ग की उत्पत्ति सर्वहारा वर्ग से ही हुआ है। यानी कि जो भी मध्यम वर्ग के लोग हैं, ये तो नहीं बहुत ज्यादा धनिक है और नहीं बहुत ज्यादा क्या है? गरीब है, थोड़ा सा ये सब क्या है? पढ़ा लिखा लोग है। देखो जो भी पढ़ा लिखा लोग हैं, पढ़ने लिखने के बाद यानी कि बहुत सारे लोगों में बुद्धिजीवी लोग हुए। कौन लोग हुए? बुद्धिजीवी लोग। यानी कि बुद्धिजीवी का मतलब यानी कि ये सब लोग क्या है? पढ़ा लिखा है। कौन चीज है? पढ़ा लिखा है। और ये बुद्धिजीवी लोग जो हुआ, जो पढ़ा लिखा लोग हैं, वो पढ़ा लिखा लोग कुछ बुक लिखने लगा, कुछ साहित्य लिखने लगा, कुछ न्यूज़पेपर लिखने लगा, और यही न्यूज़पेपर, साहित्य, बुक लिख लिख करके लोगों में, यानी कि ये जो लोग हैं, जो फ्रांस के लोग हैं, जो सर्वहारा वर्ग के जो वंचित लोग हैं, जो कौन लोग हैं? वंचित लोग हैं, उसको उकसाने का प्रयास किया। कौन लोग? बुद्धिजीवी, कि तुम लोग को अधिकार है और तुम लोग को ये अधिकार है कि अपना जो ये समाज है, यानी कि समाज में तुम्हारा कुछ भला होने वाला नहीं है, तुम्हारा कुछ दबदबा नहीं है। तो कहीं ना कहीं बुद्धिजीवी जो लोग हैं, जो लेखक हैं, जो साहित्य है, ये सब क्या किया? फ्रांस के लोगों को, सर्वहारा वर्ग को जगाने का प्रयास किया। और यही जगाने के बाद धीरे धीरे सर्वहारा वर्ग के लोगों ने अपने अधिकार को समझा, और अधिकार को समझने के बाद धीरे धीरे फ्रांसीसी क्रांति की क्या हो गई? शुरुआत। तो दूसरी जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होने का जो कारण रहा है, वह कौन लोग रहा है? बुद्धिजीवी लोग। कौन लोग रहा है? बुद्धिजीवी। यानी कि बुद्धिजीवी का मतलब ये समझ लो कि ये सब मध्यम वर्ग के लोग हैं। यानी कि यही सब सर्वहारा वर्ग के लोग सब क्या किया? पढ़ पढ़ करके बहुत सारे क्या लिखने लगे? बुक लिखने लगे। तो फ्रांस में देखो 3 गो बुद्धिजीवी सबसे इंपॉर्टेंट है। कितना बुद्धिजीवी है? 3 गो। जिसमें सबसे पहला जो है उसका नाम है मॉन्टेस्क्यू। दूसरा जो बुद्धिजीवी है उसका नाम है रूसो। उसका क्या नाम है? रूसो। देखो मॉन्टेस्क्यू, क्या नाम है इसका? मॉन्टेस्क्यू। ये क्या है? रूसो। और तीसरा जो है उसका नाम है वॉल्टेयर। इसका क्या नाम है? वॉल्टेयर। ये तीनों आदमी मिल करके कहीं ना कहीं फ्रांसीसी क्रांति को एक नया मोड़ दिया। अब देखो क्या किया कि ये जो मॉन्टेस्क्यू है, ये आदमी है और ये एक लेखक है। इन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है विधि की आत्मा। उस बुक का नाम क्या है? विधि की आत्मा। क्या नाम है इसका बुक का? विधि की आत्मा। देखो ये जो विधि की आत्मा बुक है, विधि का मतलब होता है कानून। विधि का मतलब क्या होता है? कानून।
अब देखो ये कानून की आत्मा जो बुक लिखा, इस बुक में लिखा कि देखो सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार चलने के लिए सरकार के 3 अंग जरूरी है। सरकार के कितने अंग जरूरी है? 3 अंग। सरकार के 3 अंग जरूरी है। और ये बात कौन बोला? मॉन्टेस्क्यू। कौन बोला ये बात? मॉन्टेस्क्यू। और कौन बुक में बोला? विधि की आत्मा में कहा कि सरकार को चलने के लिए 3 अंग चाहिए। कितने अंग चाहिए? 3 अंग, जिसमें सबसे पहला अंग जो है उसका नाम है विधायिका। सबसे पहला क्या नाम है? अंग विधायिका। और दूसरा जो अंग है जिसका नाम है कार्यपालिका। क्या नाम है इसका? कार्यपालिका। और तीसरा जो है उसका नाम है न्यायपालिका। क्या नाम है इसका? न्यायपालिका। यानी कि देखो एक चीज समझो, मॉन्टेस्क्यू जो है अपने जो बुक है, बुक का नाम क्या है? विधि की आत्मा। विधि की आत्मा में कहा कि सरकार को चलने के लिए कितने अंग चाहिए? 3 अंग। पहला अंग का नाम है विधायिका, दूसरा का नाम है कार्यपालिका और तीसरा का नाम है न्यायपालिका। देखो विधायिका किसको कहते हैं? जो हमारे देश में कानून बनाता है। जो हमारे देश में क्या बनाएगा? कानून बनाएगा, उसको क्या कहेंगे? विधायिका। जैसे एमएलए हो गया, एमपी हो गया, एमएलसी हो गया, ये सब कौन सी के अंतर्गत आता है? विधायिका के अंतर्गत। यही सब क्या बनाता है? कानून बनाता है। तो ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि विधायिका किसको कहेगा? जो कानून बनाएगा उसी को क्या बोलेंगे? विधायिका। देखो कार्यपालिका किसको कहेंगे? जो कानून का पालन करवाता है। जो कानून का क्या करवाता है? पालन करवाता है, उसको क्या बोलेंगे? कार्यपालिका। जैसे एसपी, डीएम, बीडीओ, सीओ, दरोगा, ये सब कौन सी हो गया? कार्यपालिका। और देखो न्यायपालिका क्या होता है? देखो ये जो कानून लगता है, कानून तो आदमी के लिए लगता है। अब देखो कि लोग जो है, ये तो कानून बना दिया विधायिका, और कानून का पालन कौन करवाएगा? कार्यपालिका। और कानून में कुछ कुछ लोग हैं जो लुचपनी करेगा, यानी कि लुचपनी यदि करेगा तो उस लुच्चा लोग को देखने का काम कौन करेगा? न्यायपालिका, जिसमें जज आता है। जिसमें क्या आता है? जज। तो ये तीनों चीज की बातें विधि की आत्मा में मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सरकार ऐसे चलती है, सरकार ये निरंकुश वाली सरकार नहीं चलेगी। अब देखो धीरे धीरे रूसो भी कुछ सब लिखने लगा। उसके बाद देखो वॉल्टेयर है, ये भी बहुत सारे बुक लिखा। ये सब बुक लिखने के बाद ये बुद्धिजीवी जी सब के वजह से फ्रांस में क्या हुआ? क्रांति हुआ। और फ्रांस के लोगों ने समझा कि सही में हम लोग जो कौन वर्ग के लोग हैं, यानी कि सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, हम लोग के साथ क्या हो रहा है? दिक्कत हो रहा है। और दिक्कत होने की वजह से कहीं ना कहीं, यानी कि ये जो फ्रांस के सर्वहारा वर्ग के लोग हैं, सर्वहारा वर्ग के लोग क्या किया? जगा। और जगने के बाद धीरे धीरे, अब देखो यानी कि सर्वहारा वर्ग के लोग को करने के बाद, जगने के बाद धीरे धीरे सरकार का भरपूर विरोध किया। और सरकार का जैसे ही विरोध किया, अब देखो विरोध करने के बाद वहां के जो लोग हैं वह कहा एकदम इस सरकार को क्या कर देना है? हटा देना है। और जिस समय फ्रांसीसी क्रांति हुआ उस समय वहां के राजा कौन था? लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। अंत में लुई 16वां पर देशद्रोह का केस चलाया। सर्वहारा वर्ग के लोग कौन केस चलाया? देशद्रोह का। और अंत में लुई 16वां को, यानी कि 1 जनवरी, ये कौन चीज? जनवरी 1793 ईस्वी को फांसी की सजा सुना दिया। कब सुना दिया? 1 जनवरी 1793 ईस्वी को। और 1793 ईस्वी में इसका कार्यकाल क्या हो गया? खत्म। और उसके बाद देखो, यानी कि इसको फांसी की सजा सुनाने के बाद इसके जो मैडम था, जिसका नाम क्या था? मेरी अंतोनेट, उसको भी बाद में क्या दे दिया? फांसी दे दिया। और कहीं ना कहीं यानी कि फ्रांस में राजतंत्र क्या हो गया? खत्म हो गया। और फ्रांस में कौन तंत्र स्थापित हो गया? लोकतंत्र स्थापित हो गया। यही था किसकी क्रांति? फ्रांसीसी क्रांति। क्या वो ये जो है ये टॉपिक खत्म अभी हुआ नहीं है। ये टॉपिक में और बहुत सारे चीजें पढ़ाएंगे। ओनली फॉर ये पढ़ाए अभी कि फ्रांसीसी क्रांति कैसे हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है, और बहुत सारी चीजें पढ़ाना बाकी हो गया है, बचा हुआ है। देखो कि लुई 16वां जो है, इनको फांसी की सजा दे दिया गया था देशद्रोह की सजा में 1 जनवरी 1793 ईस्वी को। अब देखो ये अभी इतना तक ही हुआ, इससे आगे और पढ़ाएंगे। और पढ़ाने के लिए जिस भी टॉपिक में यदि आप लोग को दिक्कत हो रहा है, यानी जो भी टॉपिक आप लोग नहीं समझ रहे हैं, तो कमेंट करके बता दीजिए, तैयार हैं हम करने के लिए।